हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो हम 12th क्लास में जो सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस समय इसमें तो क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। हम लोग एनसीईआरटी को बढ़िया अच्छे से 360 डिग्री घुमा करके देखेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से आराम से। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, हमारे साथ साथ चलिए, और जो लोग कॉपी लेकर रखे हुए हैं वो साथ साथ में लिखते भी रहें। जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो बताएंगे आपको, डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एंड दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या मादा जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आ जाएगा गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि युग्मक जनन को कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है। जो मेल होता है उसमें मेल गैमीट का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, और जो फीमेल होता है उसमें फीमेल गैमीट का निर्माण होता है या मादा युग्मक का निर्माण होता है। आगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, इसको आर्तो चक्र कहते हैं या मासिक धर्म भी कहते हैं। ये होता कितने दिन का है? ये 28 दिन का होता है मेनली। कुछ लोगों में क्या होता है 29 दिन का होता है। ये 4 फेज में डिवाइड होता है, वो आपको आगे बढ़ाएंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे तब आपको बताएंगे। इसी में जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन है निषेचन, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करेंगे और फ्यूजन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूजन करेंगे उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? एज अ फर्टिलाइजेशन। एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है? आपको अच्छी तरीके से पता है जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो फैलोपियन होती है आपकी वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। तो इसमें से जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं, एम्पुला। तो एम्पुला वाला जो पार्ट होता है वहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। आपको अच्छी तरीके से पता होगा अगर आप जनन चैप्टर पढ़े होंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या जो जाइगोट बनता है वो क्या एम्पुला वाले पार्ट में ही रहता है? नहीं ना, वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के कहाँ जाता है? यूटेरस, गर्भाशय में। और गर्भाशय की इंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है, अंतः गर्भाशयी दीवार जो होती है, उस पर क्या हो जाता है? हो जाता है। उसी प्रोसेस को भैया जी इसमें बोला गया है इम्प्लांटेशन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन उसके बाद में क्या होगा? गैस्टेशन एक टाइम पीरियड आता है जिसको गर्भावधि बोलते हैं। अप्रॉक्स 9 मंथ प्लस माइनस 7 दिन की होती है। और उसी पीरियड को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब यह है जो भ्रूण होता है, भ्रूण में विकास कैसे होगा, ये चीज बताई गई है। आप लोग जानते हो जब भ्रूण बनता है तो एक कोशिकीय अवस्था होती है, फिर द्विकोशिकीय अवस्था होती है, टू सेल्यूलर स्टेज होती है, उसके बाद में बढ़ती जाती है। उसके बाद में क्या बनता है? मोरूला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या हो जाता है? इंडोमेट्रियम की लेयर पर चिपक जाता है या इम्प्लांट हो जाता है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट स्टेप जो आएगा सबसे लास्ट में वो क्या हो जाएगा? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन हो जाएगा। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन को हमारी एनसीईआरटी कहती है प्रसव। प्रसव यानी बर्थ ऑफ चाइल्ड या बच्चे का जन्म। बच्चे का जन्म होना ही क्या कहलाएगा? पार्चुरेशन कहलाएगा। और जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? लैक्टेशन हो जाएगा। लैक्टेशन का मतलब दुग्ध स्राव। इसी में आप लोग पढ़ोगे मेमरी ग्लैंड के बारे में, और मेमरी ग्लैंड में आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे कि लैक्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? हमारी एनसीईआरटी कहती है एज यू आर अवेयर, आपको पता होगा या आपको जानकारी होगी, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो मानव होता है वो क्या करते हैं? वो लैंगिक जनन दर्शाने वाले होते हैं। क्या होते हैं? लैंगिक जनन दर्शाने वाले होते हैं। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी नर और मादा 2 जनक की आवश्यकता होती है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखेंगे क्या लिखा है? ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस का मतलब जरायुज या स्तनधारी। वो जैसे 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस और एक होते हैं विविपेरस। ओविपेरस जो होते हैं वो स्तनधारी जीव को जन्म ना दे करके किसको जन्म देते हैं? एक अंडे को जन्म देते हैं। एक अंडे के रूप में क्या करते हैं? अपनी संतान को जन्म देते हैं। और जो विविपेरस होते हैं वो क्या करते हैं? एक स्तनधारी जीव को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसमें देखेंगे, आगे लिखा है द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस, यानी कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं किसमें? जनन में, ह्यूमन के अंदर। इंक्लूड
जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है, जिसमें गैमीट या युग्मक का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ये देखिए, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। आगे अगर बात करें, आगे लिखा है स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, यानी कि स्पर्म का निर्माण होगा किसमें? मेल में, नर में शुक्राणु का निर्माण होगा, एंड फीमेल में ओवम का निर्माण होगा, या फीमेल में अंडाणु का निर्माण होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान देकर बताइएगा हमको कि जो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु, और साथ में जो अंडाणु बनता है, अंडाणु, ये एक ही के अंदर बनता है, दोनों के अंदर बनता है? तो दोनों के अंदर बनता है। क्यों? जो स्पर्म शुक्राणु होता है ये किस में बनता है? ये मेल में बनता है। और जो अंडाणु होता है, ओवा होता है, वो किस में बनता है? फीमेल में बनता है। ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों अलग अलग लोगों में बनते हैं। तो ये क्या होगा? ये आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो ये आपस में मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? लिखा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन देखो लिखा है ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जो बाह्य जननांग होता है, वजाइना या योनि, उसके रास्ते से क्या किया जाएगा? स्पर्म को मादा जननांग में ट्रांसफर किया जाएगा या स्थानांतरित किया जाएगा, और उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन, या हिंदी में कह देते हैं वीर्य सेचन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम देखेंगे, जैसे ही इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जैसे ही इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जस्ट उसके बाद में लिखा एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे। अब फ्यूज करेंगे जब, मेल एंड फीमेल गैमीट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे जब, तो उसी प्रोसेस को क्या कह देंगे भैया जी? तो उसको कह देंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कह देंगे? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आगे लिखा है लोडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में निर्माण हो जाएगा किसका? जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, या जाइगोट बन जाएगा। यहां तक कि आप लोगों की समझ में आई होगी बात। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए, एक बार हम भी देखें जरा क्या नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, आगे देखने की कोशिश करेंगे। आगे लिखा है दिस इज फॉलोएड बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जैसे ही जाइगोट बनेगा उसके बाद में क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा और डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा। किसका निर्माण होगा? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, या कोरक पुटी का या कोरक खंड का निर्माण हो जाएगा। ठीक, आगे अगर देखेंगे, एंड अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इम्प्लांटेशन, यानी कि जो आपका जाइगोट होगा वो जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आ जाएगा, जब वो कोरक खंड अवस्था में आ जाएगा, तो वो जा करके क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम की लिखा है अटैचमेंट टू द यूटेराइन वाल्व इम्प्लांटेशन। क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन या अंतररोपण कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा, या अंतररोपण हो जाएगा, उसके बाद में भैया जी क्या होगा? तो लिखा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूण था, भ्रूण, उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा या विकास होगा। और विकास होने का टाइम पीरियड जो कहलाएगा किसमें? गर्भ के अंदर, उसको कहेंगे गैस्टेशन या गर्भावधि कहेंगे। ध्यान रखना, जो गैस्टेशन या गर्भावधि होती है, जो गर्भावधि होती है, अवधि, ये कितनी होती है? ये 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज की होती है। कितनी होती है? 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज की होती है। ये चीज ध्यान रखना। फिर ठीक, अब गैस्टेशन हो जाएगा, गैस्टेशन के बाद क्या होगा? एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन, यानी कि बच्चे का जन्म होना ही क्या कहलाएगा? पार्चुरेशन या प्रसव कहलाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे लिखा है यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अश्योर आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं आप इसमें पढ़े हैं, जितनी भी चीजें,
चीजों की अगर बात करें तो सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस आपने पढ़ा है इसी में गैमीटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन पढ़ा है हमने, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ा है हमने, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या पढ़ा है, इसी में पढ़ा है इम्प्लांटेशन पढ़ा है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या पढ़ा है, गैस्टेशन पढ़ा है, गैस्टेशन के बाद पार्चुरेशन और उसके बाद में लैक्टेशन। ये जितने प्रोसेस हैं कहां से, गैमीटोजेनेसिस से लेकर के, ये सारे के सारे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, लिखा है यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अश्योर आफ्टर प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी यानी कि जो यौना आरंभ अवस्था है उसके बाद में सारे इवेंट होते हैं, ये चीज हमारी एनसीईआरटी कहती है। आगे लिखा है देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज एंड द फीमेल ऑफ एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज एंड द फीमेल एग्जाम्पल ऑफ oogenesis इज कंटिन्यू। ये चीज है, oogenesis का मतलब अंड जनन हो जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्र जनन हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा और oogenesis में क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हो, और अगर नहीं दिक्कत है तो आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे क्या, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मानव नर जनन तंत्र के बारे में या नर जनन अंग के बारे में देखेंगे आगे, ठीक। तो आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है, ध्यान दोगे आप लोग, एक मिनट, जूम नहीं हो रहा है अभी, थोड़ा एक मिनट, जूम नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं है, ऐसे ही देखते हैं फिलहाल इसको हम। तो आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम जो बना हुआ है, आपका लिखा हुआ है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र को हम लोग देखेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, लाइन बाय लाइन देखते हुए चलेंगे। लिखा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रूटम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टिस होता है, क्या, जो टेस्टिस होता है या जो ब्रसड़ होता है, ब्रसड़, ये कहां पर है, ये आउटसाइड में एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्क्रूटम के नाम से जाना जाता है, उसी में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ये चीज बताई गई है, ये स्क्रूटम दिया हुआ है। आगे लिखा है द स्क्रूटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। यानी कि ये क्या करता है, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होने के लिए जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लेस देन चाहिए होता है, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ भी है, देखो क्या लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 या 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यानी हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक। आगे लिखा असर्सरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन एडल्ट इच टेस्टिस ऑफ ओवल शेप विद अ लेंथ, टेस्टिस ओवल शेप विद अ लेंथ अबाउट, यानी कि लेंथ जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर हमारी एनसीईआरटी बता रही है, 4 से 5 सेंटीमीटर बता रही है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो क्या होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये आपका बताया गया है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक। हमारी एनसीईआरटी वेट की तो बात करती रही है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो 10 से 15 ग्राम क्या होता है, वेट होता है, किसका, टेस्टिस का। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। आगे लिखा है द टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कार्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल।
यानी कि ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस क्या होता है, डिवाइड होता है, और कितने में, लगभग 250 से या 250 से 300 कंपार्टमेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है, कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। जैसे अगर हम बताने की कोशिश करें तो आप लोग ध्यान दोगे, इसमें ध्यान दोगे आप लोग, देखो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि ये क्या है, ये टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है। अब इस टेस्टिस के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस टेस्टिस के अंदर ये देखो, ये क्या है, ये कंपार्टमेंट है, क्या है, कंपार्टमेंट है। तो हमने कितने बनाए हैं इसमें, 1, 2 और 3 बनाए हैं, 1, 2 और 3 बनाए हैं। और ये होते कितने हैं, हमारी एनसीईआरटी कहती है 200 से 250 या 300 की संख्या में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें इनको कहते क्या हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्रसड़ पालिका। क्या कहते हैं, ब्रसड़ पालिका कहते हैं, पालिका, ब्रसड़ पालिका कहते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो लिखा है कवरिंग ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कार्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। ठीक, आगे अगर हम देखेंगे तो लिखा है ईच लॉब्यूल कॉन्टिनेंट ऑन द 3 टू हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टेब्यूल, यानी कि प्रत्येक ब्रसड़ पालिका के अंदर या प्रत्येक ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल प्रेजेंट विद इन 2 या 3 जो टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस जो टेब्यूल होंगी वो प्रेजेंट होती हैं। सेमिनिफेरस टेब्यूल क्या होती है भैया जी, सेमिनिफेरस टेब्यूल को कहते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिका कहते हैं, नलिका, शुक्र जनन नलिका, ये सेमिनिफेरस टेब्यूल को। अब जो सेमिनिफेरस टेब्यूल होती हैं ये कितनी होती हैं, ये 2 से 3 इसी के अंदर, किसके अंदर, टेस्टिकुलर के अंदर। अगर हम टेस्टिकुलर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, ये टेस्टिकुलर है, और टेस्टिकुलर के अंदर क्या होंगी, 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड, यानी कुंडलित, एनसीईआरटी हमारी कहती है प्रेजेंट विद इन हाईली क्वाइल्ड 2-3 सेमिनिफेरस टेब्यूल। ठीक, प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस टेब्यूल प्रेजेंट होती हैं, ये चीज हमारी एनसीईआरटी बता रही है। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे लिखा है ईच सेमिनिफेरस टेब्यूल इज लाइंड ऑन, इट इज इनसाइड बाई 2 टाइप सेल कार्ड मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं, आगे लिखा है एंड साल्टोली सेल। अब इसमें क्या है, समझने की कोशिश करें, क्या लिखा है, ईच सेमिनिफेरस टेब्यूल, प्रत्येक सेमिनिफेरस टेब्यूल के अंदर इनसाइड बाई 2 टाइप, प्रत्येक सेमिनिफेरस टेब्यूल के अंदर या शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब 2 प्रकार की जो सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक तो होती है मेल जर्म सेल होती है, और दूसरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, दूसरी वाली जो होती है उसको कहते हैं साल्टोली सेल। क्या कहते हैं, साल्टोली सेल। अच्छा, साल्टोली सेल का काम क्या होता है और मेल जर्म सेल का काम क्या होता है। जो मेल जर्म सेल है इसमें ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। ये कैसी होती है, तो भैया जी आपको पता होगा ये डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होती है। आगे अगर हम इसी में बात करेंगे तो साल्टोली सेल होती है। साल्टोली सेल का काम क्या होता है, साल्टोली सेल का काम होता है एज अ नरिशमेंट का काम करना, यानी कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन करके बनाने वाली है, क्या, स्पर्मेटिड बनाने वाली है, और स्पर्मेटिड के साथ साथ में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और भैया जी जब स्पर्म बनेगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि स्पर्म जो बनेगा, जो ये स्पर्मेटोगोनिया होंगी ये अमेच्योर सेल होंगी। अमेच्योर सेल को जब एज अ नरिशमेंट मिलेगा जो साल्टोली सेल देंगी, तभी जाके निर्माण हो जाएगा किसका, शुक्राणु का। किसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणु का। यहां तक समझ में आई होगी आपकी बात। आगे लिखा है द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फाइनली लोडिंग द स्पर्म फॉर्मेशन विल साल्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिएशन। देखो दिखाया गया इसमें क्या है, जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो आगे चल के क्या फॉर्मेशन आप स्पर्म करेंगी, और जो आपकी साल्टोली सेल होंगी वो आगे चल के क्या करेंगी, इसी को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन का काम करेंगी, नरिशमेंट देने का काम करेंगी। ठीक, यहां तक आपकी समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द रीजन आउटसाइड, यानी कि रीजन आउटसाइड, किसके आउटसाइड, बाहर, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टेब्यूल, यानी जो शुक्र जनन नलिका है उसके बाहर
कार्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, या अंतरावकाश पाया जाता है या अंतराली अवकाश पाया जाता है। और इस अंतराली अवकाश के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कंटेन स्मॉल बॉडी वेसल्स पाई जाते हैं और साथ में इंटरस्टिशियल सेल पाई जाते हैं और उसी के साथ में क्या पाई जाती हैं, लीडिंग सेल पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल जो होती है, जो इंटरस्टिशियल सेल होती है, इनका काम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल एक प्रकार से सुरक्षात्मक कोशिकाएं मानी जाती हैं। और इसी में जो लीडिंग सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या नर लैंगिक हार्मोन का स्राव करती हैं, जिसको एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन या इसी को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या लिखा है, लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोनल कार्ड एंड्रोजन, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। अब जो इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल हैं, इन्हीं को क्या बोला गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला गया है या इंटरस्टिशियल सेल बोला गया है। ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे अगर बात करेंगे तो आगे क्या लिखा है, द मेल सेक्स असर्सरी डक्ट का मतलब सहायक नलिका, इंक्लूडेड रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंट, एपिडिडाइमिस एंड वासा डेफरेंस। यानी कि जो आपकी असर्सरी डक्ट है, जो आपकी सहायक नलिका है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसी में रेटे टेस्टिस आ जाएगा, वृषण जालक आ जाएगा, वासा एफरेंस आ जाएगा, शुक्रवाहक आ जाएगा, एपिडिडाइमिस आ जाएगा, अधिवृषण आ जाएगा, या इसी को वासा डेफरेंस के नाम से जाना जाता है या शुक्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। ये चीज ठीक। आगे लिखा है द सेमिनिफेरस टेब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंस। थर्ड, रेटे टेस्टिस है वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सेमिनिफेरस टेब्यूल के अंदर बनेगा प्रोडक्ट, अब सेमिनिफेरस टेब्यूल जो होंगी, शुक्रजनन जो नलिकाएं होंगी, इनके अंदर बनेगा क्या, इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का निर्माण होगा, सिंपल सी बात है। आगे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो सेमिनिफेरस टेब्यूल हैं, ये सेमिनिफेरस टेब्यूल जो हैं ये आगे चल के सेमिनिफेरस टेब्यूल आगे चल के ये किसमें खुलेंगी, ये रेटे टेस्टिस में खुलेंगी। किसमें खुलेंगी, रेटे टेस्टिस में खुलेंगी या वृषण जालक में खुलेंगी। किसमें, वृषण जालक में खुलेंगी, जालक में खुलेंगी। तो वृषण जालक में खुलेंगी। वृषण जालक क्या है, हमने यहां पर देखा कि असर्सरी डक्ट जो होती है, आपकी जो सहायक नलिका होती है, उसी में रेटे टेस्टिस है या आपका वृषण जालक होता है। अब वृषण जालक जो होगा ये क्या करेगा, ये आगे चल के किसमें खुलेगा, आपका दिया हुआ है इसमें वास एफरेंस दिया हुआ है, या इसी को क्या कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्रवाहक कहते हैं। अब शुक्रवाहक के बाद में क्या आएगा, तो शुक्रवाहक वासा एफरेंसिया, आगे लिखा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का मतलब क्या है, एपिडिडाइमिस का मतलब सीधा सा है भैया कि यहां से किसका निर्माण होगा, यहां से निर्माण होगा अधिवृषण का। किसका निर्माण होगा, अधिवृषण का। एपिडिडाइमिस को ही क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, यहां पर दिया हुआ है। ठीक, ये एपिडिडाइमिस हो जाएगा और फिर वास डेफरेंस हो जाएगी। वास डेफरेंस का मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शुक्रजनन नलिका। ठीक है, आगे की बात बाद में करेंगे। धन्यवाद। एक तो बताइए क्या है गुरु।